जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम आपके लिए कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम सरल शब्दों में इसको हम लोग समझे थे, है ना। तो आज हम लोग इसी चैप्टर, है ना, प्रश्नावली जो 3.3 है, उसके बचे हुए क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और वो किस विधि से सॉल्यूशन करने वाले प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, है ना, बिल्कुल भी समय को देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रतिस्थापन विधि ही था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए वह y = mx + क्या हो 3 हो। तो सबसे पहले हम लोग x और y का मान हम लोग यहां से निकालेंगे, है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना है 2x + 3y = क्या है? 11 है ना। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है आपका? 2x - 4y = क्या है? -24 है। ये समीकरण आपका क्या है? 2 है। अब चूंकि इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में जैसा कि हम आप लोग को आपको बताए थे, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान एक समीकरण से चलना होता है। या तो समीकरण 1 से चलिए या तो समीकरण 2 से चलिए। 1 से चलेंगे तो x का मान या y का मान निकलेगा, उसको 2 में रखेंगे। या 2 से चलेंगे तो उसका मान कहां पे रखने वाले हैं? 1 में रखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से ही चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 अपना क्या है लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों? समीकरण 1 है आपका 2x + 3y = 11 है। यही तो आपका समीकरण 1 है ना। यहां से x से y का मान निकाल लेंगे। तो आइए x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3y को उस तरफ करेंगे। 3y इधर प्लस में है तो उधर में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से x का क्या मान हो जाएगा? 11 - 3y और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका x का मान निकल गया, है ना। अब चूंकि समीकरण 1 से चल करके x का मान निकाले हैं, तो फिर क्या करेंगे कि x का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। चूंकि 1 से चले हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या? तो समीकरण 2 है प्यार बच्चों 2x - 4y, है ना, और बराबर -24 है। ठीक है, आइए 2 × तो x का क्या वैल्यू है? x का वैल्यू मेरा आया है 11 - 3y, 11 - 3y और बटा में क्या है? 2 है। ये आपका इधर हो जाएगा और माइनस का 4y = -24। ये 2 से 2 देखिए कट गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर में बाकी सभी टर्मों से क्या करेंगे? गुना करेंगे। आइए अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा बच गया, यहाँ पे मेरा बच गया 11 - 3y, है ना। 11 - 3y। अच्छा, बटा में तो कुछ बचा ही नहीं है। 11 - 3y और माइनस यहाँ पे क्या बच गया? 4y और = माइनस इधर में क्या है? 24 है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? 11 - 4 और 3 7y माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा? -24। 11 उधर जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 7y = माइनस का 24 माइनस का 11 क्या हो जाएगा? -7y बराबर माइनस का 24 और 11 जोड़ेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 35। अब यहां से माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कट जाएगा। देखिए माइनस ये कट गया तो बचा क्या, है ना। ओवरऑल y = क्या हो जाएगा? 35
बटा 7, और 7 से ये 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इसीलिए यहाँ पे y का मान क्या आ गया, y बराबर आपका आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब थोड़ा देखिएगा, अब y का एग्जैक्ट वैल्यू जब मेरा आ गया, जो कि एक आंसर का पार्ट है ना, तो उस y के मान को अब चाहे तो समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों ही जगह से x का सेम वैल्यू मिलेगा, है ना। तो किसी एक समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण किसमें, 1 में ही रख देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना है क्या, समीकरण 1 है 2x + 3y = 11 है। देखिएगा ध्यान से, है ना, y का वैल्यू मेरा 5 आया, तो जहां पे y है वहां पे 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 2x + 3 × 5 बराबर 11। ठीक है, अब 3 × 5 = 15 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 15। ठीक है, 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ही तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा अपना x बराबर अपना क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बटा 2, 2 2 जा 4, यानी कि फिर से अपना x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ गया, है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, m का, जिसके लिए आपको एक समीकरण दे रखा है, y बराबर mx + 3 एक समीकरण दे रखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहां से m का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका दिया हुआ क्या है ना, उसको लिख लेते हैं। दिया है y बराबर mx + 3, यही तो दिया हुआ ना, y बराबर क्या दिया हुआ, mx + 3 दिया हुआ है। तो अपना जो y का वैल्यू आया और जो x का वैल्यू आया उसको लिख लेते हैं, है ना। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 5 आया, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, और बराबर m × x, x का वैल्यू क्या आया, माइनस का 2 आया है, और प्लस का क्या है, 3 है। ठीक है, 5 = माइनस में 2 से m में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, और यहाँ पे क्या +3 बचेगा, 3 को इस तरफ लेकर के आ जाइए, तो बचेगा 5 - 3 = माइनस का 2m, है ना। तो बच गया आपका क्या, ओवरऑल माइनस का 2m बराबर यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी कि m = क्या हो गया, -1 आता है। इसीलिए लिख सकते हैं कि m बराबर क्या, -1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। m का वैल्यू निकालना था, है ना, m के वह मान ज्ञात करना जिसके लिए तो m का मान तब निकला प्यार बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, m का मान तब निकला जब हमारा x और y का वैल्यू पता चल गया। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने किस विधि से निकाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं। किस विधि से निकाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाले। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, किस तरह से ये बना है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि को पिछले चैप्टर में हम लोग अच्छे से समझे थे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसका समीकरण युग्म तैयार करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये एक तरह से लैंग्वेज का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन को बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझ करके उसको समझना पड़ेगा, ढंग से उसको पढ़ करके उसको समझना पड़ेगा, तभी जा करके ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना, 26। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है ना। यानी कि दो संख्या, एक x होगा एक y होगा, मानने के लिए तो ये मान सकते हैं, लेकिन y को भी x मान सकते हैं, x y कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग मानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे, माना कि दो संख्या है ना, तो माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, है ना। हम लोग संख्या को क्या मान लिया, पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को क्या मान लिया, y। फिर क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, है ना। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, है ना, यानी कि घटाव। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 26 दिया हुआ है। यानी कि प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x - y = 26। अब यहां से एक प्रश्न उठता है
कि सर आप x माइनस वाई लिखे, y माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि क्योंकि x और y में बड़ा कौन है ये तो पता नहीं है, x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है, तो x माइनस वाई भी करके बना सकते हैं और फिर y माइनस एक्स भी करके बना सकते हैं। x माइनस वाई करके बनाइएगा तो उसका कुछ अलग आंसर आएगा और y माइनस एक्स उस कंडीशन में अलग आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई हम लोग बड़ी संख्या x को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि x जो है वो y से क्या है बड़ा है, इसीलिए x में से y को क्या किए घटाए, तो ये आपका समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट बन गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या जो है, एक संख्या नहीं पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ पे पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से एक संख्या नहीं पहली संख्या जो है वो दूसरी का 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हमने माना है y, तो दूसरी का 3 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी, मतलब इसको तोड़ के यदि ऐसे पढ़ेंगे कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी के बराबर है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, है ना। जैसे कहेगा कि राम की आय मोहन की आय का 5 गुना है, या राम का आय सोहन का आय का 3 गुना है, तो राम के आय में है ना सोहन के आय में 3 से गुना कर देंगे तो राम का आय निकल जाएगा, यानी दोनों का आय बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे किए हैं। अब यहां से भी एक समीकरण तैयार हो सकता है, क्या लिख सकते हैं 3y को इस तरफ ले लाइए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 0, और ये समीकरण में आपका क्या हो गया 2। अब देखिए दो समीकरण आ गया, हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है ना, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का क्या तरीका, किसी एक समीकरण से चलना होता है, तो आइए चलते हैं इसको, है ना, समीकरण 2 से चलते हैं या 1 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 अपना क्या है पर बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, है ना, तो 3y तरफ उधर जाएगा तो x बराबर अपना क्या बनेगा, x बराबर आपका 3y बन जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, x का जो मान आया है समीकरण 2 से चले तो समीकरण 1 में रखेंगे, आइए रखते हैं, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, सॉरी समीकरण 2 नहीं बल्कि समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से चले है ना, तो समीकरण अपना एक क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। ध्यान देते जाइए, x बराबर कितना आया 3y, तो x के जगह हम आराम से 3y रख सकते हैं, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y में से 2y घटे y घटेगा क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, है ना। तो y बराबर अपना क्या आ गया, y बराबर आ गया 26 बटा 2 से कटेगा 26 कितना बार में 13 बार में, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। लेकिन हमारा अभी y का मान आया है, अभी हमको y को दूसरी संख्या माने थे ना, अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू तब निकलेगा जब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, पहला में या दूसरा में, किसी में भी रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x तो x है, y का 26, y का वैल्यू 13 था, तो x माइनस y का वैल्यू 13 इज इक्वल टू 26, तो इस तरह से x बराबर क्या हो गया 13 उधर चला जाएगा, तो 26 प्लस 13 है, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया 39 आ गया, है ना, यही आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, इतना लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं, अतः आंसर में लिखेंगे पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या मेरा क्या आ गया, दूसरी संख्या मेरा y का वैल्यू था, दूसरी संख्या मेरा कितना गया 13 आ गया, यही आपका आंसर है ना। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जिसको क्वेश्चन ये था। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का बिल्कुल आपको सरल शब्दों में सॉल्यूशन मिल रहा है, ध्यान से पढ़िए और क्लास को शेयर जरूर करिए प्यारे बच्चों, शेयर करने से हर उस बच्चे तक ये पहुंचेगा और उसको बेनिफिट होगा।
है ना, वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख करके बोर्ड में अच्छा नंबर लाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। अब ये देखिए एक नया वर्ड आया यहाँ पे, समपूरक कोण, है ना। एक ध्यान दीजिए क्या आया है, समपूरक कोण। समपूरक ऐसे नहीं लिखा है, समपूरक, हाँ, समपूरक कोण। ये समपूरक कोण होता क्या है ना। यदि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे ज्योमेट्री तो वहां पे आया है। समपूरक कोण किसको कहते हैं, वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, है ना। दो कोण का योग कितना डिग्री हो, दो कोण का योग 180, मान लीजिए कि एक कोण x है दूसरा कोण y है, यदि दोनों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, इसी को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको पूछे कि 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, है ना, तो चूंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए समपूरक कोण निकालने के लिए आपको 180 में से 40 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको 140 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से, है ना, 20 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। मतलब समपूरक कोण होता क्या है, तो जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। तो उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। पहले कोण तो पता कर लेते हैं, पहले कोण तो मान लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोग समपूरक कोण को मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संपूरक कोण, पहली संपूरक कोण बराबर x डिग्री, है ना। दूसरी संपूरक कोण क्या हो जाएगा, y डिग्री, है ना। तो सबसे पहला समीकरण तो आपका यही हो जाएगा, है ना। सबसे पहला समीकरण तो यही हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि दो संपूरक कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। पहला समीकरण तो आपको मिल गया। दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः देखिए क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कोई एक होगा, x या y, किसी को भी ले लेते हैं। तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा y प्लस का हो जाएगा 18। बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब तक हम छोटा कोण में 18 जोड़ेंगे नहीं, तब तक दोनों समीकरण को बराबर नहीं कर सकते। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये जो है वो छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री, यानी बड़ा अधिक है। कितना अधिक है, छोटा से 18। बड़ा को x माने तो y प्लस क्या हो जाएगा 18, यानी बराबर करने के लिए इस तरह का काम करना होता है ना। तो इस तरह से आपका यहां से भी एक समीकरण तैयार हो जाएगा, या फिर इसको यही रहने दीजिए, है ना, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी तो इसका मान यहाँ पे रखना ही होता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि समीकरण, या फिर इसको समीकरण ही तैयार कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री। और ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, किसी एक समीकरण से, चलिए पहले ही समीकरण से चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 अपना क्या है फिर बच्चों, x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री, 18 डिग्री। तो y को उस तरफ कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई, है ना। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। x का मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना। देखिए अब x का वैल्यू कितना रखना है, 18 प्लस वाई,
18 प्लस वाई, और प्लस में वाई पहले से था 180 डिग्री। ठीक है, 18 को उस तरफ कर देंगे और वाई वाई 2y हो जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा, देखिए 2y बराबर 180 में से यदि 18 घटाएंगे कितना आएगा, 180 में से पहले 10 70 आ जाएगा, और 70 में से 8 और जाएगा तो कितना डिग्री, 162 डिग्री, 162। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162/2 यानी कि 81। y का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब यहां से तो y का मान निकला, अभी तो x का मान और निकालना ना, तो फिर अब यहां पे आ जाइए, अब लिखेंगे, अब y का मान कहीं पे भी रखिए, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री है, 18 डिग्री। अब x y का वैल्यू आया 81 डिग्री, तो x माइनस 81 है ना, और बराबर में आपका क्या था, 18 था। 81 को उस तरफ कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 81, है ना। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 99 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 99 डिग्री, यानी x का वैल्यू 99 डिग्री और y का वैल्यू 81 डिग्री। अब 99 डिग्री और 81 डिग्री, x और y कैसा कोण माने थे, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या था, x और y का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जरा 99 और 81 को जोड़ के देखिए क्या यह संपूरक कोण है कि नहीं, तो 99 और 81 180 डिग्री हो जाता है ना। आता है, आता यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है पहली संपूरक बराबर 99 डिग्री और दूसरी संपूरक कोण बराबर 81 डिग्री। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, है ना, यही आपको क्वेश्चन में आपको हल करना था, डील करना था। चलिए तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, है ना। आज चैप्टर नंबर 3.3 को पूरी तरह से हम लोग फिनिश करने वाले हैं, है ना। तब उसके बाद अगले क्लास, अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे। एक क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3500 रुपए में खरीदे। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को समीकरण हम लोग को बनाने आता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, है ना। देखिए 7 बल्ले, बल्ले को 20 से सूचित करते हैं, और 6 गेंद, गेंद को भी जी से सूचित करते हैं। तो 7 बल्ले और 6 गेंद का कीमत कितना है, 3800 रुपया है। ठीक है, तो फिर बाद में उसने 3 बल्ले और खरीदे, 3 बल्ले और अपना 5 गेंद, 5 गेंद का कीमत कितना है आपका, 1750 रुपया है ना। तो यहां से पूछ रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना है। उसके लिए आपको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। आइए इसको मान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर 100 रुपया, है ना, और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब सोचिए तो, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया मान लिया। यहाँ पे कितने बल्ले खरीदा जा रहा, 7 बल्ला, तो एक बल्ला का 100 रुपया, तो 7 बल्ला का 7 रुपया, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6 y रुपया। तो ये एक प्रकार से ये बल्ला का कीमत, ये गेंद का कीमत, और टोटल कीमत आपका कितना है, 3800 रुपया। उसी तरह से इसमें ये 3 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और टोटल इसका भी मूल्य टोटल कितना, 1750 रुपया। यानी यही समीकरण आपका तैयार हो गया, है ना। समीकरण कहीं दूसरे जगह से नहीं आने वाला है, बिल्कुल समीकरण जो है वो आपको यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप प्रश्न से, है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको लिख लो कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का कीमत, 6 गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया, बराबर 3800 रुपया, है ना। तो यहां से आपको लिख सकते हैं 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6y,
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3800 रुपया, और ये समीकरण का क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब में क्या कर रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंद है, कितना बल्ला 3 बल्ला, यहाँ पे लिखेंगे तथा 5 गेंद की कीमत कितना दिया हुआ है 1750। तो यहां से एक समीकरण तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, और ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब यही दोनों समीकरण को बस कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है आपको हल करने की कोशिश करना, यही दोनों समीकरण को, ठीक है, यही दोनों इसी दोनों समीकरण को आपको हल कर लेना है। तो किसी एक समीकरण से चलेंगे तो आएगा ही आएगा, आइए किसी एक समीकरण से चलते हैं, पहले ही समीकरण या दूसरा जो भी आपको ठीक लगे, है ना। तो आइए दूसरे समीकरण से चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750। एक का वैल्यू निकालना है, 3x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस का 5y, देख रहे हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5y बटा 3, ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से चले तो 1 में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं 1 में। तो 1 क्या है आपका 1 है आपका 7x प्लस 6y इज इक्वल टू आपका है 3800, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान देना है ना। अब x का वैल्यू मेरा कितना आया है, x तो यहाँ पे 7 है तो ये गुना हो जाएगा, और 7 और x का वैल्यू है 1750 माइनस 5y और बटा में कितना है 3 है, और प्लस यहाँ पे 6y है, प्लस कितना है 6y, और बराबर में कितना है 3800 है, ठीक है। अब देखिए 3 से 7 तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, है ना। तो 7 में 1750 से गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए थोड़ा 1750 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 5 हाथ में 3 7 7 49 और 3 52, 52 के 2 हाथ में 5 और 7 5 12, यानी कि आपका आ जाएगा 1225 पर 1 0, और माइनस 7 5 35y, और बटा में 3 और प्लस 6y, और बराबर में क्या हो जाएगा 3800, ठीक है। ये आपको मिटा देते हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे फिर से थोड़ा, ये प्लस का यहाँ पे 6y है और बराबर में क्या 3800। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6y के साथ इसका भिन्न के जोड़ घटा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए भिन्न के जोड़ यहाँ पे करिए, क्या हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, इधर में तो आपका हो जाएगा 12250 और माइनस का 35y, और यहाँ पे 3 6 का 18 हो जाएगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो प्लस का 18y, और बराबर में क्या आपका 3800, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो जाएगा 12250 माइनस 35y में से 18y घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 25, है ना, और 25 में से 8 जाएगा तो बचेगा 17, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 17y, और क्रॉस गुना कर लेंगे 3800 में 3 से गुना करेंगे, है ना। तो 3 या 24 के 4 हाथ में 2 और 3 3 9 और 9 2 11, है ना। आपका ओवरऑल आ जाएगा 11400 आ जाएगा, ठीक है। तो 12250 को उधर कर दीजिए तो आ जाएगा आपका माइनस का 17y और बराबर 11400, और ये 12250 जो उधर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में 12250, देखते जाइए। माइनस का 17y बराबर 11400, 12250 में से 1100 घटाएंगे क्या बचेगा, थोड़ा देखिए 12250 में से 11400 घटाएंगे क्या आएगा, 0 से 0 5 का 5 आएगा, और 12 में से 4 गया 8, ये लगभग आपका कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा लगभग माइनस का 850 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस यहाँ कट गया, y बराबर क्या आ गया 850/17, 17 पचे 85, यानी कि इसीलिए y बराबर आपका क्या आ गया, y बराबर 50 आ गया, है ना। अब x का मान निकालने के लिए इसमें जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो आइए दूसरे पेज के ऊपर चलते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखना कि y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब y का इस 50 के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों जगह से ही आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए y बराबर जो 50 है वो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, और एक क्या 7x + 6y बराबर 3800। चलिए यहां पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था आपका 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, और 7x और y का वैल्यू आपका क्या आया था प्यारे बच्चों, y का वैल्यू जो आया था वो कितना आया 50 आया। ठीक है, तो y का वैल्यू 50 यहाँ पे रख देते हैं, 6 × 50 बराबर क्या हो जाएगा 3800। देखिए कितना हो जाएगा 7x प्लस ये 6 × 5 300 हो जाएगा, है ना, और ये बराबर में 3800 हो गया। अब यहाँ पे 300 को उधर कर दीजिए तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 और माइनस का 300, तो इस तरह से x बराबर क्या हो गया 3500/7। ये 7 से 3500 कितना बार में घटेगा 5 बार में, इसीलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या हो गया 500। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था बल्ले की कीमत, और y को क्या माना था गेंद की कीमत। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ यहां से लिख सकते हैं कि आता है बल्ले की कीमत बराबर 500 और गेंद की कीमत बराबर कितना 50 रुपया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एकदम किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, एकदम सरल शब्दों में आपको मिल रहा है, ताकि एक एक बात आपके दिमाग में जा रहा होगा। इससे सरल आपको और कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल क्वेश्चन को पहले एक एक क्वेश्चन को समझाना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, करना इसमें क्या है। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से आप इसको भी देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, 4 नंबर क्या क्वेश्चन कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है, जहां पे क्वेश्चन में है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लग रहा है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया लग रहा है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक है नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। और ये भी पूछ रहा है कि एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करेगी तो कितना भाड़ा देना होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े और एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी क्या किया गया सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को मानना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे भी पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को बनाना हो तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, है ना। यहाँ पे दो प्रकार का भाड़ा है प्यारे बच्चों, एक है आपका नियत भाड़ा, एक है आपका नियत भाड़ा और एक है आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पे दो प्रकार का भाड़ा। नियत भाड़ा कहने का मतलब जैसे आप समझिएगा, जैसे आप कहीं पे भी है, जैसे मान लिया जाए आप यदि गया से बिलोंग करते हैं तो गया से पटना, है ना, गया से पटना का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, लगभग कितना किलोमीटर है 90 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा का मतलब है कि गया से पटना जाने में एक नियत भाड़ा है। नियत का मतलब है कि एक एक्यूरेट है कि आपको गया से पटना आपको जाना हो तो वो नियत फिक्स है, फिक्स भाड़ा, हर किसी को ये भाड़ा लगेगा। गया से पटना जाने का ये नियत भाड़ा है ना। और दूसरी भाड़ा प्रति किलोमीटर, यानी गया से पटना की दूरी यदि 90 किलोमीटर तो हर किलोमीटर पे आपको अलग से भाड़ा लग रहा है। समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नियत भाड़ा, नियत भाड़ा तो वो आपको लगेगा, चाहे आप गया से पटना जाइए कहीं पे भी जाइए आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा।
और प्रति किलोमीटर भाड़ा कहने का मतलब है कि जितना किलोमीटर आप सफर करिएगा हर किलोमीटर पे आपको भाड़ा लग रहा है। तो यही दोनों को हमको यहाँ पे मानना है, एक नियत भाड़ा को मानना है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा को क्या करना है, मानना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझते चलिए। अगले 5 मिनट बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे क्या, माना कि इसका टैक्सी का है ना, माना कि नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपया। मैंने नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, 1 किलोमीटर पे भाड़ा लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति है ना, जिसको 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना भाड़ा दे रहा है, 100। अब सोचिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है, 105 रुपया। अब सोचिए 10 किलोमीटर कहने का मतलब क्या है कि इसमें नियत भाड़ा भी शामिल है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना, लिखेंगे प्रश्न से कि 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर कितना रुपया, 105 रुपया। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना, 105 रुपया। अब 10 किलोमीटर का भाड़ा जब 105 रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हम लोग थोड़ा निकालते हैं इसके अनुसार, तो नियत भाड़ा तो उसमें रहेगा ही रहेगा, प्लस में प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई, 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और यही जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 105 रुपया के बराबर हो जाएगा। इसी को समझना है। ये जो 10 किलोमीटर का भाड़ा केवल 10 किलोमीटर का भाड़ा नहीं है, उसमें नियत भाड़ा भी शामिल है। और नियत भाड़ा जो कि कितना मान रखे, 1 मान रखे हैं। अब 1 नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, और यही आपका क्या बनेगा, ये समीकरण आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर से कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा है। पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा, 155 रुपया भाड़ा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना, 155 रुपया है ना। तो 15 किलोमीटर का मतलब है x प्लस 15y बराबर कितना रुपया, 155 रुपया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, यानी ये x हो गया, ये 15y हो गया, है ना। इस तरह से ये एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण से x और y का मान निकाल लेंगे, और x का जो मान आएगा वो नियत भाड़ा आएगा और y का जो मान आएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्यार बच्चों हम यहाँ से x और y का वैल्यू को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो किसी एक समीकरण से चलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस 10y बराबर 105 है। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। ठीक है, अब x का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 15y, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब देखिए x का मान समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15 और x बराबर है 105 माइनस 10y, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 105 माइनस 10y और माइनस का 15y। ठीक है, 105y अच्छा प्लस का यहाँ पे 15y होगा। ठीक है, बराबर में क्या 155। आइए देखिए क्या आता है, 105 और 15 में से 10 जाएगा तो प्लस का 5y बचेगा और माइनस का बराबर क्या बचेगा, 155। 105 को उस तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105, तो क्या हो जाएगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 155 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा आपका 50। 50 से 10 बार में कट गया, यानी कि आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका 10 आ गया।
लेकिन ये वाई जो आया मेरा प्रति किलोमीटर भाड़ा आया है। अभी एक्स का मान निकालना बाकी है, एक्स का मान निकालना बाकी है। ठीक है, तो एक्स का मान हम यहां पे निकाल देते हैं, लिखेंगे वाई का जो मान है, वाई का मान समीकरण किसमें, किसी एक में रख दीजिए, एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक अपना क्या है, समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर कितना 105। ठीक है, अब मेरा y का वैल्यू कितना है 10 आया है, तो x प्लस 10 गुने 10 बराबर 105। देखिए तो x बराबर 10 दांग का 100, 100 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 105 माइनस का 100, तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, नियत भाड़ा माना था। क्या भाड़ा था, नियत भाड़ा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10 रुपया आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा था x प्लस 10y, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा था x प्लस 15y, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा x प्लस 25y हो जाएगा जी, है ना। अब x का मान कितना है, x और y का मान रख देंगे, x का मान 5 है और y का मान कितना है 10 है, 25 दांव का, है ना। तो 5 प्लस 25 दांव का 250, यानी 250 बराबर कितना हो जाएगा 255 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यही आपका परफेक्ट सॉल्यूशन था प्यारे, बिल्कुल सरल शब्दों में, है ना। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर भी नहीं समझ में तो एक बार स्क्रीनशॉट कर उसको उतारिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर करिए, ताकि बार बार इसको देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से है ना, जो कि ज्यादातर बच्चे लोगों को प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा समझ में नहीं आता था, है ना। उस चीज को समझिए कि नियत भाड़ा आखिर होता क्या है। नियत भाड़ा को x मान लिए, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हर किलोमीटर पे आपको भाड़ा चेंज हो जाएगा, 10 किलोमीटर पे 10y हो जाएगा, है ना, 20 किलोमीटर पे 20y हो जाएगा, लेकिन नियत जो भाड़ा है वो हमेशा नियत ही रहता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड है, अभी 2 क्वेश्चन हमारे पास और है, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। आइए ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। अब यहाँ पे बारी आ रहा है अंश और हर का, 2 चीज इसमें पूछ रहा है ना, इसमें अंश और हर की बात कर रहा है। बताइए कि अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं, है ना। ये पता होगा तो ही क्वेश्चन को आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम लोग को बचपन में सिखाया गया था कि गुरुजी बटा के जो ऊपर में होता है उसको अंश कहते हैं, और बटा में जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इतना ही ना सिखाया गया, तो बिल्कुल यदि ये सिखाया गया तो बिल्कुल आप सही है, क्योंकि अंश और हर यही होता है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश बटा के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बटा के नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो सबसे पहले अंश रहेगा हमारे पास तब तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आइए इसी अंश और हर को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, है ना, और भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं, है ना। अब जब भिन्न का अंश x मान लिए, भिन्न का हर y मान लिए, तो अतः आपका भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो हो जाएगा वो भिन्न का होता है मतलब क्या, अंश बटा हर होता है। भिन्न को इसी को ना कहते हैं अंश और हर, तो x बटा y जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कहता है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। मेरे पास अंश x है, हर कितना है y है, और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाता है। वह मैंने कौन, वह किसके बारे में, भिन्न के बारे में कह रहा है। यदि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दी जाए तो वह 9/11 हो जाता है ना।
तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से, ठीक है, प्रश्न के कैमे भाग से, प्रथम भाग से। तो प्रश्न का पहला भाग क्या है ना, अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया है। लिखेंगे अंश में 2 जोड़ने पर, तो अंश पहले x था, 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से हर में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, हर में भी 2 जोड़ने पर, तो हर में भी 2 जोड़ देंगे तो y+2 हो जाएगा। तब नया भिन्न क्या हो जाएगा, है ना, पहले तो मेरा भिन्न था x/y, लेकिन नया भिन्न अब हो जाएगा x/2 और प्लस y/2। यही होगा आपका, दोनों में 2 जोड़ देंगे ना तो मेरा अंश तो हर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वही कह रहा है कि ये किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न से, तो भिन्न आपका x/2 हो गया और y प्लस क्या हो गया 2, भिन्न क्या हो जाता है 9/11, यानी भिन्न बराबर 9/11 हो जाता है। वो जो 9/11 है वो भिन्न के बराबर कर देंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 और 9y प्लस 9 दूनी 18। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 9y को इस तरफ ले लाइए, तो 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 22। इस तरह से आपका 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से फिर कहता है कि यदि 5/6 अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है ना। पुनः यहां लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। अगर दोनों में 3 जोड़ने के लिए क्या है ना, तो लिखेंगे अंश में 3 जोड़ने पर, अंश में कितना जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो अंश में जब 3 जोड़ने देंगे तो अंश x प्लस 3 हो जाएगा, और हर में भी कितना जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, हर में भी 3 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो हर में जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हर हो जाएगा। तब यहां से फिर से नया भिन्न क्या हो जाएगा, है ना, पुनः नया भिन्न क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 और बटा y प्लस 3, और यही जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है ना। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो आपका x प्लस 3 बटा y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। अब यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, है ना। अब यहां से 5y को इस तरफ कर लीजिए, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस क्या हो जाएगा 18। देखिए तो 6x माइनस 5y और 15 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा -3। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से मेरा एक समीकरण ये मिल गया और दूसरा समीकरण ये मिल गया। दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y का जो मेरा मान निकलेगा वो यहाँ पे रख देंगे तो मेरा भिन्न का मान निकल जाएगा। और प्रतिस्थापन विधि से तो प्यारे बच्चों इतना सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, है ना। कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण को लेके चलिए या दूसरे समीकरण से x और y का वैल्यू निकालिए, और जिस समीकरण से चलेंगे उसके बाद दूसरे समीकरण रखेंगे। पहला समीकरण से चलेंगे तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे समीकरण चलेंगे तो पहला समीकरण में रख करके इसको हल करके x और y का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ये आपको आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु से रिलेटेड, है ना। कहता 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था, है ना। यानी 2 व्यक्ति के बारे में कह रहा है, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है, तो दोनों की आयु, चूंकि देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें x और y को मानना जरूरी है ना। तो जैकब का उम्र x मान लेते हैं और उसके पुत्र का उम्र y मान लेते हैं, है ना, उसी से हल करेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले उम्र पता कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन रहता है, कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि
जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिए y वर्ष। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय में आता है, पूछता है बोर्ड में, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो है, सबसे पहले जैकब की आयु मान लिए, उसके बाद उसके पुत्र की आयु को क्या कर लिए, मान लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद कह रहा है। बाद मतलब दो चीज यहाँ पे क्वेश्चन में करेगा, जब बाद कहेगा तो ऐड कर देंगे, है ना, और जब पहले कहेगा, है ना, तो उसको माइनस कर। आप ही सोच के देखिए ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आज 20 वर्ष उम्र है, ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 10 वर्ष के बाद उसका 30 हो जाएगा। तो 30 कैसे होगा, 10 जोड़ रहे हैं तब तो होगा। उसी तरह से आज किसी व्यक्ति का 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 साल पहले 15 रहा होगा। तो जब बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, और जब पहले कहेगा तो उसको क्या करेंगे, हटा। तो क्वेश्चन में पहले 5 वर्ष बाद करा, तो यहीं से पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है, जो कि हम लिखेंगे प्रश्न के पहले भाग से, लिखेंगे प्रश्न के पहले भाग से। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, जैकब की उम्र। तो सोचिए, तो आज वर्तमान उम्र जैकब का x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद जाहिर सी बात है कि x + 5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से उसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र हो जाएगा y + 5 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण कैसे तैयार होगा। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितना है, x + 5 है। अब सोच के देखिए यहाँ पे कि पिता और पुत्र में तो जाहिर सी बात है कि पिता ही बड़ा होगा, लेकिन बराबर हो सकता है कब, तो कहता है पुत्र की आयु y + 5 है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगा y + 5। तो दोनों को तो बराबर कर नहीं सकते हैं। कब बराबर करेंगे, जब कह रहा है क्वेश्चन की पुत्र की आयु जो वो 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, जैकब की आयु। यानी जैकब की आयु जो है पुत्र का 3 गुना हो जा रहा है। तो पुत्र में जैसा ही 3 से गुना कर देंगे तब ये दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 3 गुना हो गया अपने पुत्र का, तो पुत्र में 3 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये समीकरण तैयार हो जाएगा, x + 5 = यहां से हो जाएगा 3y और +3 × 5 = 15, यानी कि यहां से एक समीकरण हो जाएगा, 3y को इस तरफ ले लाते हैं तो x - 3y बराबर, और 5 को उस तरफ लेकर चले जाइए तो 15 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो प्रश्न का पहला वाला भाग था। प्रश्न का दूसरा भी भाग है कि 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए कह रहा है, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न का दूसरा भाग में क्या है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, किसका उम्र, जैकब की उम्र, जैकब की उम्र। तब 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगा। उसी तरह से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, y - 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले पिता हो जाएगा x - 5 और पुत्र कितना हो जाएगा y - 5। अब यहां से आपका प्रश्न से तैयार होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। x - 5 जैकब का उम्र
और y माइनस 5 पुत्र का उम्र, तो बराबर अभी तो हो ही नहीं सकता है। कब होगा? जब हम पुत्र के आयु में कितना से गुना कर देंगे? 7 से गुना। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष पहले कह रखा है कि पिता का जो उम्र है, जैकब की उम्र है, वो पुत्र का 7 गुना था, तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आइए इसको हल कर देते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y और 5 को उधर कर दीजिए, तो माइनस 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा? x माइनस 7y और 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 30, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण 2, यहां से x का मान और यहां से y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल लीजिए, आपको पिता और पुत्र का उम्र पता चल जाएगा। जैकब का उम्र x वर्ष हो जाएगा और उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा? y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप निकाल सकते हैं। आइए इसको निकाल के देखते हैं। इसको अगले पेज के ऊपर लेकर जाते हैं, पहला समीकरण से चलते हैं। या समीकरण को इधर लिख लेते हैं, है ना। समीकरण क्या है? समीकरण है x माइनस 3y। x माइनस 3y बराबर क्या है? x माइनस 3y बराबर आपका 10 है। x माइनस 3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण क्या है आपका? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। x माइनस 7y बराबर क्या है? माइनस का 30। इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए, ये आपका पहला समीकरण है, समीकरण दूसरा है। आइए किसी एक समीकरण से चलते हैं, एक से चलते हैं। समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या कर बच्चों? x माइनस 3y बराबर क्या है? 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3y। अब क्या करेंगे? x का मान कहां रखेंगे? x का मान समीकरण यहाँ पे 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस का क्या है? 30 है। x का वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बराबर में माइनस का क्या है? 30 है। 10 को उस तरह कर देते हैं, तो 3y माइनस 7y बराबर 30 में से 10 माइनस 30 और माइनस 10। तो देखिए तो क्या आ गया? माइनस का 4y और बराबर माइनस का 40। माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 10 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 10। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान कहीं पे भी रख देते हैं, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर क्या? माइनस का 30 है। ठीक है, अब x का वैल्यू तो x है, y का वैल्यू 10 आ गया है, तो x माइनस 7 गुने 10 बराबर में माइनस 30 है। ठीक है, तो x माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 30। माइनस 70 को उस तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस 30 और प्लस का 70। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 70 और 30 40, यानी 70 में से 30 जाएगा कितना बचेगा? 40। यानी x किसको माने थे? x माने थे किसको? x माने थे किसको? जैकब का उम्र। और y किसको माने थे? पुत्र का उम्र। तो यहां से लिख सकते हैं अतः जैकब का उम्र, जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना आया? पुत्र की उम्र आया 10 वर्ष। प्यारे बच्चों, यही इसका सॉल्यूशन था। ये भी यही क्वेश्चन है ना। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के हर एक क्वेश्चन को डील किए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए, है ना। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 3.3 जो था उसको भी आज हम लोग क्या किए? फिनिश कर दिए, है ना। जिसमें से 2, 3, 4 प्रकार के क्वेश्चन थे जिसको पूरी तरह से इसको फिनिश किए। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले इस तरह का वीडियो आपको मिले। और मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, जो कि अगला चैप्टर आपका बनने वाला है ना। प्रश्नावली 3.3 था, अगले 3.4 प्रश्नावली में, जिसमें हम लोग किसी दूसरे विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसी दूसरे विधि से हम लोग सेल्फ करते वहां पे देखे जाएंगे।
ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।